यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा जो हैं, जो कि सरकारी गवाह इस पूरे मामले में बन गए, दिनेश अरोड़ा, जब तक उनसे लगातार पूछताछ होती रही, जब तक वो सरकारी गवाह नहीं बने थे, वो न्यायिक हिरासत में उनको नहीं भेजा गया था, तब तक उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह का 9 बार उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया। जैसे ही उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, और उसके बाद आप ये देखिए कि 10वीं बार वो संजय सिंह का नाम लेते हैं। और संजय सिंह का नाम वो क्या लेते हैं? संजय सिंह का नाम वो इस तरह से लेते हैं कि एक्स ने वाई को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए, 1-1 करोड़ रुपए, और वो एक्स ना तो सामने आता है, ना ही वाई सामने आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या कुछ अटैच किया गया? नहीं। क्या उनके घर से, संजय सिंह के घर से एक भी पैसा मिला? नहीं। तो कोर्ट ने पूछा कि जब एक भी पैसा नहीं मिला है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, तो आखिर किस बिना पर 6 महीने से संजय सिंह को जेल में रखा गया? आखिर किस बिना पर उनको जमानत ना दी जाए? और जैसे ही ये कहा गया कि क्या मामला ट्यूसडे को सुना जाए और मेरिट्स केस की आंकी जाए, आप ये देखिए कि ईडी की तरफ से ये कहा जाता है, एएसडी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास मामला तो है, लेकिन हम उसका अपोज नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए एक ऐसे मामले में जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल में है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, जिसमें एक और आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो जेल में है, उसमें आप ये देखिए अब तक जितने लोगों को जमानत मिली है वो लोग हैं शरत रेड्डी, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसके बाद वो सरकारी गवाह बने और उनको कमर के दर्द की वजह से उनको जमानत मिल जाती है। अब तक इस मामले में जिन जिन लोगों को जमानत मिली है इस तथाकथित शराब घोटाला मामले में, वो लोग हैं जिन्होंने दरअसल जो अप्रूवर बन गए, जो सरकारी गवाह बन गए। ये पहला मामला है संजय सिंह का जो सरकारी अप्रूवर नहीं बने और उनको जमानत मिली है। तो ये बड़ी जीत मानी जाए इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि एक ऐसे नेता जो लगातार मुखर रहे, एक ऐसे नेता जो लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सीधे सीधे तौर पर वो आड़े हाथों लेते रहे, लगातार उनकी नीतियों को लेकर वो सड़कों पर रहे। आपको पता है कि कैसे उनको सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा से, अब वो एक बार फिर से राज्यसभा के एमपी बन गए हैं। 6 महीने से वो जेल में थे। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। और ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम एमएलए हैं वो सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं वो उन पर अपना विश्वास दिखाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सुनीता केजरीवाल लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो पूरा कैंपेन है उसको अपने हाथ में ले, यानी कि उसका वो चेहरा बने जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में इसको नजीर ना समझा जाए कि इस बिना पर औरों को जमानत मिलेगी। लेकिन आप ये देखिए, कोर्ट ने कहा जरूर है, लेकिन मैं दूसरे वकीलों को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इसको एक तरह से नजीर के तौर पर लिया जा सकता है क्योंकि मामला एक ही है। अगर यहां पर मामला सिद्ध नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन दोनों के मामले में भी कोई मनी ट्रेल अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पर बताता है कि जो पूरा मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, जो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक के बाद एक जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बहुत कुछ बताता है, चाहे वो वीवीपैट को लेकर हो, बाबा रामदेव को लेकर हो, या फिर अब ये संजय सिंह का मामला हो, और कल हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर से सुनवाई होनी है, तो सबकी निगाहें उस पर भी लगी रहेंगी। लेकिन ये एक बड़ी राहत यहाँ पर ना सिर्फ संजय सिंह बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को इसलिए कि कम से कम उनका एक बड़ा चेहरा रैलियों में अब नजर आएगा। और हमारे साथ हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, लगातार इस तरह के मामलों को, ईडी से जुड़े मामलों को वो बहुत नजदीकी से देखते रहे हैं और उसके अलावा चुनाव आयोग भी उन्होंने 20 साल से ज्यादा कवर किया है। हेमंत अत्री जी, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आज की पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? बुशरा जी, जो आज जो घटनाक्रम हुआ है और जो कल जो घटनाक्रम हुआ, उन दोनों को आपको मिला करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे अदालत, सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे जो उन्होंने सख्ती करनी शुरू की है पिछले कुछ समय से, ये दोनों परिणाम, जो दोनों केसेस हैं जिनका आपने हेमंत जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कर पाए।
आप मेरे सवाल का जवाब दें। उससे पहले संजय सिंह जो है, उनकी माता जी, उनका बयान आया है संजय सिंह की को लेकर, जो ऑर्डर आया है, जो रिलीफ मिला है, उनको जमानत मिली है, वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही, और सब खुश हैं। तो आपको पूरा विश्वास था कि उनको जमानत मिल जाएगी? हमको पूरा एकदम आई होप्ड, पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई आज तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। पर अभी भी शायद मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। चलिए, हो जाएगी, कम हो जाएंगी मुश्किलें, सब ऊपर वाले हैं। जब इतना हो गया है तो अब मुश्किलें कम होगी, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा सा मुश्किल तो आदमी, भगवान भी काट लिए, तो मुश्किल काटना कोई वो नहीं, बस मुश्किल टल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन वो जेल में गए थे उस दिन भी आपकी आंखों में आंसू थे, आज भी आपकी आंखों में? आज खुशी के आंसू हैं ना। आज तो इतनी खुश हूँ मैं कि खुशी के आंसू हैं आज मेरे। तो खुशी के आंसू हैं, तब गम के आंसू थे जब उनको 6 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, और आज खुशी के आंसू हैं क्योंकि उनके बेटे की किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है। निचली अदालत से ऑर्डर पास होगा और उसके बाद उनको किसी भी वक्त रिहा किया जा सकता है। और जब संजय सिंह बाहर निकल कर आएंगे, वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है शायद इस पूरे मामले से जुड़े किसी भी बात पर वो कुछ भी कहने से बचेंगे, क्योंकि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, उनको सिर्फ जमानत मिली है। और लेकिन वो तमाम राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, वो एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के बड़े कद्दावर वो नेता हैं, तो वो तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कर पाएंगे। ये सीधे तौर पर कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो इसमें इस बात को उन्होंने रखा है। हेमंत जी, अपनी बात को रखिए। बुशरा जी, मैं वो कह रहा था आपको कि जो पिछले 2 केसेस हैं, चाहे वो संजय सिंह की रिहाई का मामला हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस का मामला, कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये एक मिसाल है कि किस तरीके से हल्का सा जब जुडिशरी स्टैंड लेती है किसी मसले पे, टाइट स्टैंड लेती है, और इससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी आपने देखा होगा, तो किस तरीके से सरकार के वकील एकदम बैकफुट पर आ जाते हैं। ईडी के वकील हो, एसबीआई के वकील हो, सारे के सारे बैकफुट पर आ जाते हैं। और आज तो जस्टिस खन्ना ने कमाल ही कर दिया, जस्टिस संजीव खन्ना ने, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज उसमें आमतौर पर यह होता है कि जो फैसला जब रिहाई करती है हायर कोर्ट, आदेश करती है बेल के, उसके बाद जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है बेल की, वो आमतौर पे ट्रायल कोर्ट करती है, और उसमें एक खिला करवा दिया जाता है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेना आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद आप फिर धक्के खाते रहिए, ट्रायल कोर्ट ने लिख दिया तो फिर आप हाई कोर्ट में जाइए, पता नहीं रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तब तक चुनाव हो जाएंगे। लेकिन आज जस्टिस संजीव खन्ना ने कमाल का ऑर्डर किया और उन्होंने खुद कहा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि एक तो तरफ तो जैसे ही दबाव पड़ा तो ईडी ने कहा कि हमें इनकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। और कल का केस कांग्रेस का देखिए आप, कांग्रेस के केस में सॉलिसिटर जनरल ने खुद ये कह दिया वहां पर कि हम इस मामले में कोई भी कोरेसिव एक्शन चुनाव तक नहीं लेंगे, और इसका आप समय दे दीजिए, जो 3500 करोड़ की उसकी रिकवरी की बात है। लेकिन उस केस में मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि जो उनके 11 खाते ऑलरेडी सील्ड हैं, सरकार के खाते में डलवा दिए इनकम टैक्स ने जबरन, उसको लेकर के क्यों नहीं उन्होंने बात की? क्योंकि कांग्रेस के पास तो सीमित साधन है। 135 करोड़ उनके खाते से पहले निकाले जा चुके हैं जबरिया, और 200 करोड़ से ऊपर उनके सीज पड़े हैं, 11 अकाउंट सील पड़े हैं। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि वो इश्यू के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों उस पर वो नहीं किया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने देखा होगा कि जब उन्होंने टाइट किया चीफ जस्टिस ने कि ये तो होके रहेगा, आपने देखा 24 घंटे के अंदर, नहीं तो पहले तो 3 महीने का समय मांग रहे थे। तो कहने का सबब ये है कि जो आज की तारीख में जो आपको बहुत 56 इंची सरकार दिल्ली में दिखती है और अपने तरीके से देश को आंकना चाहती है, उसके ऊपर जब जुडिशरी का चाबुक चलता है तो वो किस तरीके से इंस्टेंटली बैकफुट पर आ जाती है और उसके पास डिफेंस नहीं रहता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने फिर कहा कि साहब इनके ऊपर तो 1 रुपए का ट्रायल नहीं बन रहा, वो उसका क्या 1 रुपए की रिकवरी नहीं है, 1 रुपए की कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो यही मनी ट्रेल तो मनीष सिसोदिया का भी केस है, यही तो अरविंद केजरीवाल का भी केस है। और इस सारे खेल में बुशरा जी जो बड़ी बात समझने की है
कोर्ट इससे पहले भी थे, कोर्ट आगे भी रहेंगे, लेकिन जैसे ही जुडिशरी ने अपनी अथॉरिटी को का हंटर इफेक्टिवली चलाना शुरू किया, आप केंद्र सरकार की हालत देख लीजिए, उनके पसीने छूट रहे हैं। और यही वो जो रोल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट को लगातार करना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने रात को नोटिस दे दिया जस्टिस गवई की बेंच ने कि जो अपने क्या नाम है ईवीएम का वीवीपैट का लेकर के जो सारा इशू था, 2 बेंच जो एडीआर की जो थी, उसमें भी नोटिस दे दिया। हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 17 मई की डेट है और 4 जून को काउंटिंग होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो केस भी लंबा पेंडिंग है। इसी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आपने देखा हो, 2018 से ये केस चल रहा था, 2019 में उसी के पैसे से चुनाव लड़ा बीजेपी ने और तमाम दलों ने, उसके बीच में तमाम चुनाव हुए असेंबलीज के, और ये सारा चलता रहा। तो जुडिशरी को ये भी देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी क्या है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब मुझे ये बताइए कि 17 मई को अगर बहस हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो जो पिटीशन तो एक तरीके से इस चुनाव के लिए तो लगभग इन्फ्लक्चुअस होगी ना एक तरीके से। तो जुडिशरी को अपनी प्रायोरिटीज भी सेटल करनी चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया देखिए बुशरा जी हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, हम कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं। और जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं केंद्र सरकार के कुछ उन कारनामों से, आप देखिए भारत जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री प्रचारित करते हैं, उसकी हालत क्या है। जर्मनी केजरीवाल की उस पर चर्चा करता है, उसको एम्बेसडर को बुला के स्नब करते हो आप। उसके बाद अमेरिका करता है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र करता है। क्या भारत की इस तरह की किसी चीजों में कभी देखा था आपने? एंड दैट टू ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस इज ऑन। तो आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ा रहे हो या गिरा रहे हो? आपने तो हाल ही में G20 किया था ना, इतनी जबरदस्त आपने उसका प्रचार किया था। उसके बावजूद भी 2 सबसे बड़ी पावर्स जर्मनी और अमेरिका आपकी डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं ना। और जब आपने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया, उसके बाद वो और सख्त हो गए। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज करने की बात, उसको भी ले लिया साथ में। तो समझने का ये है कि प्रधानमंत्री और उनका जो भी ये जगरनॉट जिस तरीके का है, क्या वो अपनी हरकतों से, क्या इन गतिविधियों से देश का नाम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं? हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर जब कभी इससे पहले इस तरीके के सवाल नहीं उठे, ये आज क्यों उठ रहे हैं? विपक्षी नेताओं को बंद कर देना। और कल राहुल गांधी ने कहा कि साहब केजरीवाल को अब बंद कर दिया, 6 महीने पहले कर देते या 6 महीने बाद कर देते, खाते 6 महीने बाद बंद कर देते, पहले कर लेते। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारे खेल में भारतीय जनता पार्टी कोई स्वीकार करे या ना करे, पूरी सरकार बैकफुट पर है। इसके कारण तमाम हो सकते हैं, उन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो संजय सिंह का जेल से बाहर आना है, ये डेमोक्रेसी के लिए एक सुखद एहसास है। जो पीएमएलए का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है दिन दहाड़े, उसके सब के लिए एक आशा की किरण भी है कि कहीं ना कहीं न्याय देश में है। बिल्कुल। और पीएमएलए के जो सेक्शन 40 जो उनके ऊपर लगा है इस पूरे मामले में, उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, और उसमें जमानत मिली है, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी कामयाबी है। और ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि पूरा का पूरा केस जो है दरअसल निराधार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कहा जाए कि एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई है इस पूरे मामले में, कोई भी मनी ट्रेल जो है वो सिद्ध नहीं होता है। एक ऐसा शख्स जो 9 बार उनका नाम नहीं लेता और 10वीं बार जब वो न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तब वो उनका नाम लेता है, और उसके बाद उसमें वो ये कहता है कि एक्स ने वाई को जो है वो 2 बार 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। ना तो वो पैसे बरामद होते हैं, ना ही वो एक्स वाई कौन है वो सिद्ध हो पाता है। तो आखिर ये केस किस बिना पर बना और किस बिना पर 6 महीने तक संजय सिंह को जेल में रखा गया? क्या वो सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से मुखर रहे, जिस तरह से वो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में लगातार सरकार को घेरते थे, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर वो वार करते थे, क्या उसका खामियाजा संजय सिंह को भुगतना पड़ा? ये भी एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में मौजूद थे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। यह हास्यास्पद है बहुत ज्यादा जो बात वहां पर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि वो एक बार फिर से आ रहे हैं और तीसरी बार वो शपथ लेंगे, और तीसरी बार जैसे ही वो शपथ लेंगे तो फिर वो क्या क्या करने जा रहे हैं। और अभी 10 साल में काम नहीं हो पाए, वक्त ज्यादा लगता है, तो एक बार और फिर से उनको आप मौका दे दीजिए, यानी कि एक बार फिर से आप बेवकूफ बन जाइए, एक बार फिर से वो आपकी वोटों की ठगी करने के लिए तैयार हैं। और आप ये देखिए उनकी पूरी भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो कितनी बोगस, बेईमानी और बेमानी है। क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2 दल हैं, 2 गुट हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि यानी कि इंडिया गठबंधन जहां पर भ्रष्टाचारी हैं,
और दूसरी तरफ अपने आप को कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं और हम अगली बार जब आएंगे 10 साल के बाद तीसरे टर्म में जब आएंगे तो इन भ्रष्टाचारियों पर हम और नकेल कसेंगे। यानी कि उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो बच्चे कुचे भी जो लोग हैं उनको भी हम अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो अब बीजेपी में हैं। उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर चमककर एकदम चमाचम व्हाइट कुर्ते पजामे पहनकर, और अब वो तमाम रैलियों में नजर आएंगे और तमाम रैलियों में वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेंगे, वो भ्रष्टाचार पर लेक्चर देंगे, जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस हैं, जिनको पानी पी पी के खुद बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह कोसते हुए नजर आते थे, उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित किया और उसके बाद उनके साथ तमाम दाग जो है धो दिए। उसके बाद भी आप ये देखिए बेशर्मी की इंतहा है कि उसके बाद भी आप ये देखिए कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सारे वादियों को आप अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया और फिर आप परिवारवाद पर लेक्चर देते हैं, रैली में आप शामिल होते हैं, वहां पर जो लोग होंगे वो भी हंस रहे होंगे। और हेमंत जी, एक महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी कि जब बीजेपी की तरफ से इस बाइट को ट्वीट किया गया, आप नीचे जाकर देखिएगा, तमाम लोगों ने वो पोस्टर जो कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें बीच में प्रधानमंत्री है और चारों तरफ भ्रष्टाचारी हैं, लोगों ने वो बार बार ट्वीट किया हुआ है। लोगों ने कहा है कि अच्छा जो एजेंसी ये नापती है कि आपके देश में कितना भ्रष्टाचार है, आप किस पायदान पर आते हैं, उसमें 2023 में कई पायदान लुढ़क गया है भारत, तो उसका जिक्र भी वहां पर किया गया है। तो आखिर किस मुंह से और किस बेशर्मी और किस ढिठाई से जिस भ्रष्टाचार में आप पूरी तरीके से लिप्त हैं, आप इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा स्कैम जिसको खुद निर्मला सीतारमण के पति आकर कहें इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो आपके सामने है कि कैसे आपको जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री के नाच रहे हैं लोग और ये लोग पछताएंगे। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे, आप क्या लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे, और आपने एक ऐसा मुखौटा पहना हुआ है जो आप उतर गया है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हवा बदल रही है और ये सब कुछ और सारी पार्टियां और सब लोग ये समझ रहे हैं और एजेंसीज भी समझ रही हैं, और इसीलिए एक के बाद एक 2 ऑर्डर कल और आज के ये बताते हैं। बुशरा जी, देखिए, जो पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार जिस लाइन पे चल रहा है, उस सारे के लिए एक बेहद सटीक शब्द है, वो शब्द है शर्म निरपेक्षता। वो डेफेमेटरी भी नहीं है और वो सही कहानी को बिल्कुल पर्सपेक्टिव में रखता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी पकड़े जाइए, आपको शर्म आनी ही नहीं, आप बेइज्जती महसूस करेंगे ही नहीं। तो ये शर्म निरपेक्षता एक नया भारतीय राजनीति के अंदर एक नया कंसेप्ट है जिसको मोदी जी पोषित और पल्वित कर रहे हैं लगातार। जो आज करप्शन की बात, मैं तो हैरान होता हूं कि प्रधानमंत्री ने कल भी मेरठ में बात की इस तरीके से, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार की बात की, विरोधियों के परिवारवाद की बात की। बुशरा जी, अगर आप मुझे चंद पल दें तो मैं कुछ चंद भ्रष्टाचारी जो इस देश में प्रतीक है भ्रष्टाचार की, वो सारे के सारे आज मोदी जी की सरपरस्ती में, भाजपा की सरपरस्ती में उनके अलायंस पार्टनर हैं और उनके भाजपा में शामिल हैं। चंद नाम मैं देना चाहता हूं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए जी। अजीत पवार सिंचाई घोटाले के 35,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें वो भी, उनकी धर्मपत्नी भी, पता नहीं कौन कौन नेम था। वो किस में है आजकल? वो मोदी जी के संरक्षण में है। मोदी जी महाराष्ट्र गए, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो उसके बाद तो ईडी को तत्काल एक्शन में आना चाहिए था। ईडी एक्शन में नहीं आई, राजभवन एक्शन में आया, भाजपा एक्शन में आई प्रधानमंत्री के इस कथन के, और 48 घंटे के अंदर उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिला के कुर्सी दे दी गई। इंस्टेड ऑफ एक्शन उनको इनाम मिला बीजेपी के साथ रहने का। एक, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी कहां पे हैं? वो शारदा घोटाले में। हेमंता बिस्वा शर्मा, शारदा घोटाला। वो आजकल भारतीय जनता पार्टी की पूरे नॉर्थ ईस्ट, एक मुख्यमंत्री वो असम के कहने को है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे काम के प्रभारी इकलौते हैं, उनके ऊपर भी शारदा घोटाला है। पेमा खांडू, उनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए का स्कैम का केस है। हारून मुशरिफ 1500 करोड़ रुपए के स्कैंडल में है वो। रघुवर दास, याद होगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो टी शर्ट घोटाले में नामजद है। प्रफुल्ल पटेल, जिनको हाल ही में वॉशिंग मशीन जिसका आप जिक्र कर रही थी वो धुल के ड्राई क्लीन होके निकले हैं, क्लीन चिट मिली है उनको एयर इंडिया स्कैम के अंदर, जो एयरक्राफ्ट का सारा खेल था। जनार्दन रेड्डी, केवल 35,000 करोड़ का घोटाला, वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। नारायण राणे, लैंड घोटाला। शिवराज चौहान, व्यापम घोटाला। नवीन जिंदल, जिसको लेकर तो प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर उनके जो आईटी सेल के मुखिया, मैं तो नाम कभी लेता नहीं उनका, उनके क्या क्या ट्वीट आपने देखे, वो नवीन जिंदल भी वॉशिंग मशीन में, लॉन्ड्री में से निकल के आ गए हैं। और बासवराज बोमई, पे सीएम घोटाला कर्नाटक का। ये मैंने आपको चंद उदाहरण दिए हैं।
अगर मैं इस लिस्ट को आपको गिनाने लगूं जो भाजपा के संरक्षण में है, तो आपको प्रोग्राम का 1 घंटा स्लॉट केवल नामों के लिए बढ़ाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, संरक्षण को, ये मुंह बोलती बानगी है, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी किस शर्मनिरपेक्षता के साथ हर एक मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बात करते हैं। मैं हैरान हूं, कौन सा नैतिक बल आता है जिसमें वो इतनी स्पष्ट झूठ बोल सकते हैं, लाइक ए कंपल्सिव लायर। विपक्ष के ऊपर परिवारवाद का आरोप है। आज उनका जो परिवारवाद का खेल है, उनका चंद नेताओं पर है, सोनिया गांधी पर है, नेहरू गांधी परिवार पर है, लालू के परिवार पर है, मुलायम, जो उनके मेन, जो उनके काबू नहीं आ रहे मोटे तौर पर, लेकिन उनके साथ कितने परिवारवादी हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी के, उसका जिक्र वो कभी नहीं करते। और फिर वो कहते हैं कि मैं परिवारवाद से लड़ रहा हूं साहब। इस तरीके से भ्रष्टाचार की लड़ाई का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया। तो सवाल केवल इतना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आज पूरा एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन देख रहे हैं ना, एक बात तो बड़ी साफ हुई, आपने एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र किया बुशरा जी, कि जो प्रधानमंत्री का ट्वीट और उसको जो रीट्वीट कर रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ाई पे, और जिस तरीके के रिएक्शन आने लगे। आपको ध्यान होगा, साल भर पहले एक ऐसा ही माहौल बनाया था युवाओं ने, और प्रधानमंत्री जी का जब यूट्यूब चैनल था, उसका क्या हालत कर दी थी लोगों ने, उनके कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो एक्स अकाउंट है, उसका भी जो रीट्वीट वाला सिस्टम है, कमेंट्स वाला है, वो भी मुझे लगता है अगले 5-4 दिन में रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की ट्रोलिंग प्रधानमंत्री की खुद हो रही है। आईटी सेल तो पूरे देश में किसी भी गैर भाजपाई की ट्रोलिंग के लिए मशहूर है। आज उनके खुद के प्रधानमंत्री, जो इस पूरी की पूरी कला के इन्वेंशन जिन्होंने की है आईटी सेल ने, उन्हीं के प्रधानमंत्री फायरिंग लाइन में है इस तरह की ट्रोलिंग के। तो आप, वक्त बदलता है ना, वक्त बदलता दिख रहा है। तो ये सारी जो घटनाक्रम है बुशरा जी, ये वैसे नहीं है, इसके कुछ हिडन मतलब है, इसके कुछ गंभीर मायने हैं। वरना अगर आप इतनी मजबूती से 400 पार हो रहे होते और सारी चीजें हो रही होती, तो आपको ये दिल्ली की नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी कि जो मिला जैसे मिला उसी को पकड़ा, 20 मिनट के अंदर शामिल भी हो गया, टिकट भी दे दी। हरियाणा में रणजीत सिंह का उदाहरण आपके सामने है, हरियाणा में नवीन जिंदल का उदाहरण आपके सामने है, तमाम स्टेट्स के अंदर देख लीजिए। जनार्दन रेड्डी को पहले बीजेपी में लाने की कोशिश की, जब वो नहीं आए तो अपने एलआई पार्टनर के साथ लड़ा के टिकट दे दी। ऐसे ही जो शराब घोटाले का जो वो मुख्य आरोपी है, उसके फादर को किस तरीके से टिकट दी है। ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद जो सबसे कमाल की बात है बुशरा जी, जो पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आखिर ईमानदारी और पारदर्शिता की बात कर कैसे रहे। अगर आप केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मुझे 2 मिनट का समय दें, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि नरेंद्र, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने तमिलनाडु वालों को, प्रायोजित इंटरव्यू होते हैं, आपको पता है, जिस तरीके से स्क्रिप्टेड होते हैं। जी बिल्कुल। तो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए तो भला मेरा धन्यवाद ही होना चाहिए देश को कि मैंने ईमानदारी के साथ ये सारा करवाया। ये तो मेरे इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण ही तो लोगों को पता लगा, और वो ले आए 2004 और 1947 के, उससे पहले फाइनेंसिंग का पता नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड ना लाता। गजब है साहब। चोरी पकड़ी गई तो आप शाह हो गए। चंद उदाहरण बुशरा जी, चंद उदाहरण, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में। जी। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने जो ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, 43 ऐसी कंपनियां हैं, 43, जिनके ऊपर जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी की। इन कंपनियों ने केवल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2400 करोड़ रुपया चंदा दिया है साहब, केवल 2400 करोड़ रुपया 43 कंपनियों ने। भारतीय जनता पार्टी को जो पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से खेल हुआ, पूरा खेल हुआ 20,000 करोड़ के आसपास का। भारतीय जनता पार्टी को 8200 प्लस करोड़ रुपए अकेले को मिले। जो सैंपल फेल हुए जिन दवाइयों के, जिसमें आम आदमी की जीवन रक्षक दवाइयां थी, जिनके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन कंपनियों ने, दवाइयों की कंपनियों ने 1000 करोड़ से ऊपर का चंदा अकेले बीजेपी को दिया है। देश के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, जीवन रक्षक दवाइयां, कैंसर की, ब्लड, हार्ट की और ये ब्लड प्रेशर की, उस तरह की दवाइयां हैं जो कंपनियां बनाती है। उसके अलावा आपने वैक्सीन का हाल देखा होगा, जो वैक्सीन के निर्माता थे श्रीमान जी, उन्होंने कितना दिया इनको, और उस वैक्सीन के क्या क्या फॉलआउट्स हैं। लोग आज भी चलते फिरते, मेरी आपकी उम्र के, चलते चलते मर रहे, गिर रहे। एक केस आया एक और फार्मा का, महाराष्ट्र का, आपने देखा होगा, टोरेंट फार्मा नाम है, उसके ऊपर 285 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स था बुशरा जी। प्रॉपर्टी टैक्स जो देना ही पड़ता, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं। उस टैक्स को उस कंपनी ने कहा महाराष्ट्र की सरकार को, जो ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार को कहा कि साहब हम ये प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा पाएंगे। तो उस सरकार ने वो कानून बना दिया। जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे, जो ईमानदारी के और भी बड़े प्रतीक हैं, मोदी जी के, फडणवीस साहब, उन्होंने कानून बना दिया
और कानून क्या बनाया कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया 285 करोड़, और उसकी एवज में उन्होंने 185 करोड़ जो सरकार को जाने चाहिए थे 285 करोड़ वो तो माफ हो गए, और 185 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। ऐसा पारदर्शी भयमुक्त भ्रष्टाचार इस देश के इतिहास में आज तक नहीं देखा गया कि सरकार का पैसा माफ करवा दो और पार्टी में उसको चंदा बना करके ले लो। अब आप प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि मैंने मेरी स्कीम के कारण, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत ये सारा सामने आ सका। अब गजब देखिए इसमें हकीकत क्या है। केंद्र सरकार की पिछले 5 साल में पूरी बहस का लबोलुआब क्या था कि एससी में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी ना देनी पड़ जाए, यही था ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल से लेकर के और एसबीआई के वकील जो कुछ इस बात की गोपनीयता को हर कीमत पे बताए रखना चाहते थे, और इवन इंडस्ट्री के जो सेक्शन है उनके भी जो वकील जिनको इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी नहीं, उन सब का एक सूत्रीय एजेंडा क्या था कि किसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की है जांच ये बाहर ना आ जाए। आखिरी पल तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वायलेशन करके 2 बार फिर गए वो एक्सप्लेनेशन के लिए, स्पष्टीकरण के नाम पर, बहानेबाजी के लिए। मेरा केवल एक साधारण सवाल है, अगर प्रधानमंत्री जी इतने ईमानदार और पारदर्शी थे इस पूरे मामले को लेकर, क्या सॉलिसिटर जनरल उनकी सलाह के ऊपर जाकर के विरोध कर रहे थे पारदर्शिता का? क्या एसबीआई के वकील प्रधानमंत्री की सलाह नेक नीति के ऊपर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता का विरोध कर रहे थे? ये जो हाथी के दांत है बुशरा जी, ये खाने के और दिखाने के और है। ये पूरे देश ने देख ली भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर, उनका चाल चरित्र और चेहरा, और मुंह में राम और बगल में छुरी। ये सारे के सारे उदाहरण पिछले चंद दिनों का जो घटनाक्रम है, खासतौर पर चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, आप मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग शुरू हुई कांग्रेस के इस पे जो अकाउंट्स को लेकर के, सॉलिसिटर जनरल खुद ये कहते हैं खड़े होकर कि हम अब कोएरेसिव एक्शन नहीं करेंगे साहब। अरे कोएरेसिव एक्शन अब और क्या करेंगे? उस पार्टी को तो दिवालिया कर दिया आपने, 135 करोड़ जबरन छीन लिए, 11 अकाउंट सीज कर दिए। अब क्या कोएरेसिव एक्शन और रह गया है? उनको अंदर करेंगे, उनकी संपत्तियों को नीलाम करेंगे, बस यही बच गया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, प्रधानमंत्री जी की डेमोक्रेसी की परिभाषा, उनके जो मताहत जो जुडिशियल अधिकारी हैं, जो ये सॉलिसिटर जनरल है, इन सब की कथनी और करनी भी लगातार दिख रही है कि उनकी मंशा क्या। सुप्रीम कोर्ट में तमाम बहसों के दौरान ये दिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, और कल से जो एक लाइन, और खासतौर पर रामलीला मैदान की जो रैली हुई है उसके बाद से जो एक लाइन अब बहुत ज्यादा बार बार चर्चा में आ रही है, वो है हवा का रुख बदल रहा है। हवा का रुख बदल रहा है, सब उसको भांप रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। आज भी आप ये देखिए कि जब एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का मिलने के लिए जाता है इलेक्शन कमीशन से, और जब वो बाहर निकल कर आते हैं, सबसे पहले सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता वो ये कहते हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। हमारी बात को इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ सुना है बल्कि उसका संज्ञान लिया है और कहा है कि हम इस मामले को पहले से देख रहे हैं और हम इस पर और आगे कार्रवाई करेंगे। ये बात अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। आपको पता है कि 6 महीने तक 28 दिन लगातार इलेक्शन कमीशन से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर उनसे वक्त मांगते रहे, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, यानी कि वीवीपैट की पर्चियों का पूरी तरीके से 100% मिलान हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस इलेक्शन में इसको लेकर कुछ बड़ा नहीं होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले ये नोटिस जारी करना भी एक बड़ी बात माना जाए, क्योंकि अब तक इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, सुना गया, और उसके बाद नोटिस भी इस पूरे मामले पर जारी किया गया है। उसके साथ साथ बाबा रामदेव हाथ जोड़कर जिस तरह से आज खड़े हुए थे और माफी मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, कोई माफी आपको नहीं मिलेगी। और अवमानना का मामला जो है वो दर्ज हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से लगातार सरकार खड़ी रही, बल्कि प्रमोट जिस तरह से किया सरकार ने बाबा रामदेव को, उनकी कंपनी को, उनके जरिए लाई गई दवाओं को। आपको याद होगा कोरोना के वक्त बाकायदा तौर पर 2 सरकारी मंत्री बीच में खड़े हैं बाबा रामदेव, और जो वो क्रोनिल जो दवा थी उसको बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया था।
और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इसको लेकर एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ना सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि आप ये देखिए कि आज जिस तरह से पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, उन पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भी यहाँ पर यहाँ एक तरह से उनको धक्का देते हुए, उनको पीछे हटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। जो उनके साथ लोग मौजूद थे, बाबा रामदेव, यानी कि बाबा रामदेव जो लगातार 24 घंटे सुबह शाम मीडिया में अपनी डफली बजाते हैं, आज वो जवाब देना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आ रहे थे। तो एक के बाद एक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, कांग्रेस को लेकर आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, नोटिस 3500 करोड़ रुपए के जारी किए गए थे, 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाबा रामदेव हो या फिर संजय सिंह को बड़ी राहत जमानत मिलना हो, ये सब कुछ ये दिखाता है कि जब जुडिशरी अपना एक्शन लेती है, जब जुडिशरी अपना काम करती है, तो कैसे सरकारें हिल जाती हैं और कैसे विपक्ष को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, ये सिर्फ एक राहत जरूर कही जा सकती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी भी विपक्ष के पास पूरे तरीके से मौजूद नहीं है। एक तरफ तमाम एजेंसीज हैं, एक तरफ धन बल सब कुछ है, और दूसरी तरफ विपक्ष अपने दम पर चुनाव लड़ता हुआ बिना पैसों के नजर आ रहा है, और ये जनता देख रही है। जनता के जहन में अब ये बात पूरी तरीके से घर कर रही है कि ये तानाशाही चल रही है, एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, और विपक्ष मुक्त करके रेस में अकेले खड़े होकर नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, और आज जो बड़ा और अहम फैसला संजय सिंह को लेकर आया है, वो जाहिर सी बात है बड़ी राहत भरा है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और अरविंद केजरीवाल को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि आगे उसको लेकर क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है। जो ईडी की रिमांड को लेकर जो चैलेंज किया गया था और उसके बाद ईडी से जो जवाब मांगा गया था, उसको लेकर कल सुनवाई होनी है, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है कल का ये पूरा मामला भी। लेकिन इस सब में सुनीता केजरीवाल भी चेहरा बनती हुई नजर आ रही है। अब सीधे तौर पर कहना यह है उनके पार्टी के एमएलए कार्यकर्ताओं का कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा ना दे, लेकिन जो पूरा कैंपेन है उसका चेहरा सुनीता केजरीवाल बने, क्योंकि हमने देखा रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल जब मंच पर आई थी और वहां पर मौजूद लोग और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि एक सहानुभूति जरूर है। और इसमें महत्वपूर्ण बात हेमंत जी एक ये है कि हर किसी को ये लगता है कि जब तक उसका नंबर नहीं आता है कि हम सेफ हैं, हम बचे हुए हैं। हर बार ये कहा जाता है अगला नंबर आपका है, जब तक उसका नंबर नहीं आता उसको लगता है कि वो बचा हुआ है। आप शुरू से देखिए, 2014 से देखिए, मॉब लिंचिंग के मामलों से लेकर और तमाम मामलों में आप ये देखिए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको आप ये देखिए, हर किसी को शायद ये लग रहा होगा कि हमारा नंबर नहीं आने वाला। और उन जो लिंचिंग के मामले हैं उनमें जिन लोगों की लिंचिंग की गई उनको जान से अपने हलाक होना पड़ा, या फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके घर की महिलाओं को हम देखें, या फिर जिनके पति, जिनके पिता, जिनके भाइयों को मार दिया गया मॉब लिंचिंग में, उनकी महिलाओं को देखें। और अब आप ये देखिए, एक पूरी, चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी, संजय सिंह की पत्नी, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी, जो नेता जेल में हैं, उनकी पत्नियां जिस तरह से अब चेहरा बनती हुई नजर आ रही हैं, तो वो अब ये पॉलिटिकल विक्टिम जो हैं वो कहीं ना कहीं से बनती हुई नजर आ रही हैं। और ये साफ तौर पर दिखाता है, तब अगर आप बोले होते तो शायद ये मामला यहां तक ना बढ़ता। तो अगला नंबर आपका है। अभी भी जो लोग खामोश हैं, क्या उनके लिए ये एक बड़ी मैसेजिंग नहीं है कि अभी भी आप खामोश हैं, आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? वक्त तो सबका आएगा, और जब आपका वक्त आएगा तो फिर आप बगले झांकेंगे और फिर आपके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा। लोकतंत्र की का यही तकाजा, यही दुहाई है। देखिए मुशरा जी, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, एंड इट टेक्स ऑलवेज टेक्स ए फुल सर्कल। और ये अरविंद केजरीवाल का जो उदाहरण है ये सारे देश के सामने है। अगर आपको अरविंद केजरीवाल की आरंभिक राजनीति का ध्यान हो तो उन्होंने कांग्रेस के किसी एक नेता को कभी बख्शा हो? सोनिया गांधी के परिवार के बारे में जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं वो भूतों ने भविष्य थे, उतनी घटिया और आपत्तिजनक भाषा शायद भारतीय जनता पार्टी भी यूज नहीं करती जो अरविंद केजरीवाल की भाषा होती थी। उसी तरीके से तमाम नेताओं को जिस तरीके से बदनाम किया अरविंद केजरीवाल ने, फजूल की, बिना किसी बात के, फिर माफिया भी मांगते फिरे कि भाई हमारी गलती होगी। तमाम मानहानि के केस हुए, तमाम में उन्होंने माफिया मांगी। तो राजनीति के अंदर शुचिता का एक अपना महत्व है। आप राजनीति करें, सबूतों के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, सारी अच्छी बातें। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसका एक ज्वलंत उदाहरण है
कि राजनीति कैसे नहीं करनी चाहिए, जिस भ्रष्टाचार के प्लैंक पर, भ्रष्टाचार के से लड़ाई के प्लैंक पर आज जब वो सत्ता में आए थे, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनको लपेट करके अंदर भेज दिया गया है। हमारी उनसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन जो शब्द वो प्रयोग करते हैं तमाम अपने विरोधी राजनेताओं के खिलाफ, दे आर अनकॉल्ड फॉर। राजनीति हमेशा सभ्यता के दायरे में, शालीनता के दायरे में होनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ मेरे पास कुछ आरोप भी हैं तो उसकी भी एक तहजीब और तमीज होनी चाहिए कि किन शब्दों के प्रति किनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो एक पक्ष तो ये है। तो जो उन्होंने, और उसके बाद सोनिया गांधी का देखिए आप, जो आप तो रामलीला मैदान में खुद थी मौजूद उस दिन, सोनिया गांधी ने पूरा समय जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल की हौसला अफजाई की, उससे पहले वो हेमंत सोरेन की वाइफ से मिली, किस तरीके व्यक्तिगत वो था, उससे पहले राहुल गांधी ने दोनों से बात की। वो आपके संस्कार दिखाता है कि आपका सियासत अलग अलग हो सकती है, आपकी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत, कानून, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये मानव सुलभ गुण है जो तमाम लोगों में नहीं है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में और तमाम और लोगों में। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से कोई भी नेता जो आपकी विचारधारा से बेशक अलग भी हो, उसकी भी कैसे परिवार को सांत्वना देकर के उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये सोनिया गांधी ने बार बार दिखाया, ये पहली अवसर नहीं है और ना ही आखिरी अवसर। तो इससे केजरीवाल की पूरी पार्टी को एक ये चीज समझ लेनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा अगला नंबर किसका, तो उसके संकेत देखिए। मोदी सरकार के आजकल जो भी खेलते हैं उनकी पहले उसको प्रिएम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बुशरा जी बड़ा स्पष्ट रखिए, अगला नंबर इस पूरे खेल में अतिशी का है, अगला नंबर इस खेल में सौरभ भारद्वाज का है। नहीं तो मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा था, ईडी रिमांड, उनकी अंदर जाने की जुडिशियल में बात हो रही थी, तो सौरभ का अतिशी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जानबूझ करके लिया गया। वो प्रेशर बिल्ड किया गया कि देखिए अरविंद केजरीवाल बोल नहीं रहे हैं, उनके सामने जज के वही बता दिया गया है। अब एक तो वो कैंपेनिंग बहुत उनकी आदि रह जाएगी, एक चीज। दूसरा वो डाउटफुल कैरेक्टर हो जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पे जैसा आज अतिशी ने दावा भी किया है कि उस पर बीजेपी के नेताओं ने डोरे डालने का भी काम शुरू कर दिया, तो उसने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक तीर से कितने निशाने साधे जा रहे हैं, ये है वो शर्मनिरपेक्षता जिसकी बार बार अलग अलग तरीके से घूम करके आती है। वो पहले से टारगेटेड लोग हैं। आज संजय सिंह बाहर आ गए, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट वो जब अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो फर्स्ट लाइन का कोई तो लीडर बाहर आया, नहीं तो आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन तो अंदर है सारी की सारी। तो ये पहला, संजय सिंह एक बहुत अच्छे ऑरेटर भी, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में हमले करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर मुद्दों के आधार पर, तो उनके बाहर आना पूरे विपक्ष का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके लिए वो बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। बहुत बढ़िया ऑरेटर है संजय सिंह, और जिस तरीके से तथ्यों के साथ बात करते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का बैकफुट पर जाना। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 6 महीने जेल में रह के आए हैं। जेल में रहने वाला व्यक्ति जो अपने एलाइज पार्टनर हैं उनको भी आईना दिखा सकता है कि साहब मेरे साथ ये हुआ और ये आखिरी मौका है हमारा कि हम सब मिलकर लड़ लें, वरना तो लड़ेंगे किसी, ये भी नहीं पता लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है चुनाव की पूर्व संध्या पर कि संजय सिंह बाहर आए हैं। विपक्ष की जो बाहें हैं उनको एक और मजबूत बाह मिली है, उनको एक मजबूत आवाज मिली है। और आम आदमी पार्टी जो अब तक डायरेक्शनलेस दिख रही थी ना कि क्या करें, सेकंड लाइन जरूर है यतीशी और सौरभ, लेकिन उनका वो वजन नहीं है जो हैवीवेट की जो बात होती है। संजय सिंह का चूंकि कद काठी, चेहरा और ऑरेटरी, जो उनका कंटेंट होता है भाषण का, उससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दिखते आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, क्योंकि वो तो बख्शते हैं नहीं, ही ऑलवेज टेक्स देम हेड ऑन। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति जो हु कैन कॉल स्पेड ए स्पेड, वो बिल्कुल खुलकर बाहर आ गया है। वो भूमिपुत्र है, किसी बात से डरते नहीं है, तथ्यों की उनको जानकारी है, और आम आदमी से उनका इंस्टेंट कनेक्ट है देश के किसी भी हिस्से के अंदर जब वो जाएंगे। तो जो गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन की रैलीज होंगी तमाम, तो प्रधानमंत्री का जो भ्रष्टाचार से लड़ाई की, जो है परिवारवाद से लड़ाई की है, इसकी पोल खोलने में संजय सिंह का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। वो अगर सही मायने में आप देखें तो केजरीवाल से बढ़िया ऑरेटर है, इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं, ही हिट्स वेयर इट हर्ट्स। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से उसको इंडिया गठबंधन को मॉरल सपोर्ट मिली है और एक अदरवाइज सपोर्ट मिली है पॉलिटिकल, संजय सिंह के बाहर आने से। इस पूरे खेल में विपक्षी दलों को केवल एक ही बात समझनी होगी, ये सीट बंटवारा, दो आपकी कम मेरी ज्यादा, या इस तरह की चीज, इसको छोड़ करके केवल डेमोक्रेसी को बचाने का काम करें। अगर इस चुनाव में अगर विपक्ष गठबंधन हारता है तो ये लिख के रख लीजिए कि आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद आपके यहां रशियन मॉडल ऑलमोस्ट लागू हो चुका है, जो बाकी बचा कुचा उसको लागू कर दिया जाएगा।
और उसमें सबसे पहला नंबर आएगा छोटे विपक्षी दलों का, जो राजग के साथ नहीं है, जो एनडीए के साथ नहीं है। तो ये सारे के सारे अलाइज, इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि सभी मतभेद तत्काल बुला करके छिटपुट सीटों का बंटवारा, टांग खिंचाई, सबका कोई मतलब नहीं है। अगले 61-63 दिन तक केवल और केवल देश में डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई ही एकमात्र रास्ता है, वरना इन सबको हम ढूंढते रह जाएंगे, जितने भी इंडिया गठबंधन के छोटे दल हैं, ये मान के चलिएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और ये शायद उनको समझ में भी आ रहा है और यही वजह है। आप ये देखिए कि रामलीला मैदान में एक पार्टी के कई नेता तक वहां पर मौजूद थे। वो दल भी मौजूद थे जिनके साथ सीटों का बंटवारा नहीं होना है, यानी कि कांग्रेस के साथ, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या और कई दल हैं जिनके साथ उस तरह से समझौता नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता ये है या उनका कमिटमेंट, मैं कहूंगी, इन्होंने ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं हर हालत में। और एक पार्टी के कई नेता वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हो, वो तमाम वहां पर मौजूद थे और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। और रामलीला मैदान से जो बड़ा मैसेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि इंडिया गठबंधन जो है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और यही आप ये देखिए, चाहे बिहार की बात करें जहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही थी, लेकिन वहां पर बात बनी, थोड़ा वो झुके, थोड़ा कांग्रेस झुकी। और यही वजह है कि मसलेहत के तहत झुक भी रही है पार्टियां और सबसे ज्यादा मसलेहत के तहत जो काम करती हुई पार्टी नजर आ रही है वो है कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आप ये देखें, चाहे केजरीवाल का मामला हो, बिहार का मामला हो, बंगाल का मामला हो या दूसरे राज्यों का मामला हो, आप ये देखेंगे कि मसलेहत के तहत सबसे ज्यादा काम करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। वरना 2014 में जिन अरविंद केजरीवाल की वजह से या जिस आंदोलन की वजह से उन्होंने अपनी सरकार गंवाई हो, शायद कोई और पार्टी, कोई और दल, कोई और नेता होते तो साथ में खड़े भी नहीं होते। और वहां पर वो साथ में खड़े नहीं हैं, बल्कि दरिया दिली आप ये देखिए कि बाकायदा तौर पर सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से वहां पर स्टेज पर लगातार बात करती हुई नजर आई और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो सुनीता केजरीवाल के साथ ही बैठी रहें। ये एक मैसेजिंग भी थी, एक साथ भी था, एक सपोर्ट भी था और इसका मैसेज बहुत दूर तक गया है। और शायद और यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस के नेता स्टेज पर आ रहे थे, सौरभ भारद्वाज क्योंकि कंडक्ट कर रहे थे उस पूरे रामलीला मैदान की उस पूरी रैली को, वो बार बार बहुत ज्यादा हम्बल होके बार बार थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे थे। और उससे लग रहा था कि शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने बड़े तमाम नेता वहां पर पहुंचेंगे। और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ, ये वक्त का तकाजा ही है और इसको हर पॉलिटिकल पार्टी को समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत यह भी है कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, क्या उनको इसका एहसास हो रहा है, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। भ्रष्टाचार की जिस लड़ाई, जिस दम पर वो सत्ता में आए, आज उसी के आरोप उनके ऊपर लगे हैं और ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हेमंत जी, सवाल ये भी है कि संजय सिंह बाहर है, जाहिर सी बात है इससे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी बहुत ताकत मिलेगी। एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा जो है वो सामने है और वो इंडिया गठबंधन की रैलियों का भी हिस्सा रहेंगे जो आगे होने जा रही हैं। और जिस तरह से एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उससे भी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। बिहार के ही सिटिंग एमपी अगर बीजेपी से अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं एंड चुनाव से पहले, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठता है, जो जहाज आपको पार करा कर ले जाए आप उसी में बैठना चाहते हैं। तो ये भी एक मैसेज है, हवा का रुख बदल रहा है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और ये तमाम जो घटनाक्रम है वो बता रहे हैं, ना कि मैं अपने पास से कुछ कह रही हूँ। और ये तथ्यों पर आधारित बात है और ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि हवा का रुख जो है वो हर कोई यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है हेमंत जी कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है आप लोकसभा इलेक्शन 2024 की, वो 3 मुद्दों पर टिकती हुई नजर आ रही है? एक है लोकतंत्र को बचाना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दूसरा संविधान को बचाना जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और तीसरा है भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास जो पूरी तरीके से उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर नहीं ना लाया है, बल्कि जवाब देते उनको नहीं बन रहा है। लफाजी वो करते रहे वो अलग बात है, लेकिन तथ्य उनके पास नहीं है। और ये अब लड़ाई इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित होती हुई नजर आ रही है अगर मुद्दों की सियासत की जाए। और यही बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैच फिक्सिंग ना हो
मैच फिक्सिंग की उन्होंने बात की। अगर मैच फिक्सिंग ना हो तो 180 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। उषा जी देखिए, जो लोकतंत्र को बचाने की बात है और संविधान को, उसको एक ही मानिए आप। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, तो वो लड़ाई का बिल्कुल एक हिस्सा बिल्कुल। है। दूसरा दूसरा जो देश में फांसीवाद को जिस तरीके से लाया गया है, वो एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, वो है इन पिछले 9.5-10 साल में आम आदमी की दुश्मनियां। किसी एक आम आदमी को केंद्र सरकार की तरफ से कोई इफेक्टिव राहत दी गई हो, केवल ये मुफ्तखोरी सिखाने के अलावा, 5 किलो अनाज की मुफ्तखोरी छोड़ दीजिए आप 82 करोड़ लोगों को, उसके अलावा कोई इफेक्टिव राहत किसी मध्यम वर्ग को 1 रुपए का लाभ दिया गया सरकार के द्वारा। पूंजीपतियों को कह दिया, वो तो मैं बता सकता हूं आपको कि 16 लाख करोड़ रुपए तो उनके बट्टे खाते में डाल दिए। उनका इनकम जो क्या बोलते हैं उसका, जो एक टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स, उसको 32% से घटा करके कहां ले आए थे मोदी जी। आपका और मेरा इनकम टैक्स 25 पैसे कम हुआ है क्या आज तक? ऐसे ही किसी गरीब आदमी के लिए कुछ किया है क्या? ऐसे ही किसी किसान की कोई चवन्नी माफ की है क्या? ऐसे ही किसान की किसी देश की आगे दुगनी हुई है क्या? वो सारे मुद्दे हैं। महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, तो इसको 3 चीजों में डालना पड़ेगा आपको। संविधान और लोकतंत्र एक पक्ष है, दूसरा इनकी जो मनमानी पूर्ण जो भ्रष्टाचार और जो कॉर्पोरेट कॉलोनिज्म है वो, और तीसरा है आम आदमी की दुश्वारियां। तो जब वोट में लेने चलोगे आप, तो उसमें जो आम आदमी की जो दुश्वारियां हैं वो पहले नंबर पे आ जाएंगी, क्योंकि वोट तो आपने उनको लेना है, और आदमी वोट अपने कष्ट पे देता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी से कनेक्ट किस बात पे करें। आम आदमी कनेक्ट होता है अपनी दुश्वारियों के ऊपर, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो तमाम मसले, वहां से शुरू कीजिए। उसके बाद आप इनके क्रोनिक कैपिटलिज्म पे आइए कि आपको क्या नहीं मिला, और उनके जो मोदी जी के मित्र हैं उनको क्या क्या मिला, और उन्होंने मोदी जी को इन लिeu क्या क्या दिया, और जो मोदी जी के विरोधी थे उनसे वसूली कैसे की गई। दिस इज द नैरेटिव। और फाइनली जी अगर इनको एक मौका और मिला, तो ये इस देश के लोकतंत्र को बदल के रशिया वाला काम कर देंगे। दैट विल बी एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। उसके कुछ लक्षण हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लक्षण अगर एक चांस और मिल गया तो वो दिखाई देंगे। तो जो इंडिया गठबंधन का जो आपने दिल्ली के अंदर नैरेटिव देखा, रामलीला मैदान में, आप पूरे समय वहां थी, मैंने उसका एक एक शब्द फॉलो किया, हालांकि बीच में चैनल्स पे भी था इधर उधर। एक एक शब्द मीनिंगफुल था वहां पर। किसी भी नेता ने, जितने भी स्पीकर्स थे, किसी ने कोई भी फिजूल की बात नहीं की। इंस्टेंट कनेक्ट था सबका, और उनको पता था वो किस काम के लिए आए हुए। वो दिल्ली की रैली थी, वहां पर यही बोलना बनता था। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे, जब ग्रामीण अंचल में जाएंगे, जब इंटीरियर में जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा आपको सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। इसको जोड़ना पड़ेगा बेरोजगार युवाओं से, इसको जोड़ना पड़ेगा महिलाओं की दुश्वारियों से, इसको जोड़ना पड़ेगा रसोई की महंगाई से, और उन तमाम मसलों से। और उस नैरेटिव को खड़ा करते हुए आखिर में आप लोकतंत्र और संविधान पर आएंगे। तो एक ये ऐसा नैरेटिव बनता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी और उनके पूरे सिस्टम ने तो कभी आज तक मुद्दे की बात की नहीं, तरक्की की कोई बात नहीं की। जो सवाल मैं और आप और देश में होने चाहिए वो कभी नहीं उठाए जाते। वरना जो मुझे एक बात आई है, पिछले 9.5 साल में जो राहुल गांधी की ट्रोलिंग हुई है बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा, आज जिसके लक्षण हमें दिख रहे हैं, आज मोदी जी की जिस तरीके की ट्रोलिंग शुरू हुई है, जो राहुल के साथ हुआ है, अगर मोदी जी के साथ एक दिन हो जाए, एक दिन कह रहा हूं, 9.5 साल नहीं, जी क्या मोदी जी सड़क पे जा पाएंगे भाषण देने के लिए? जो उनकी पार्टी ने जिस तरह की चीजें राहुल गांधी के साथ की है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री है वो, उनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए। उनको 9.5 साल की अपनी उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए। उनको आगे के अपने रोड मैप पे बात करनी चाहिए, ना कि लफाजी पे बात करनी चाहिए। आज अब मुझे एक बात आई, अगर मोदी जी नहीं होते, क्या देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनता? एनी टॉम डिक एंड हैरी, हुसोएवर इट वाज, इट इज ए प्रोसेस। ग्रोथ के जिस तरीके से है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और वर्ल्ड की पूरी सिचुएशन है, अब कहते हैं कि तीसरे नंबर पे बना के मानूंगा। आप लिख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो 2026 में, बनी जाना इंडिया ने तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो उसमें मोदी जी का योगदान क्या है? सवाल बुशरा जी ये है कि जो सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि जो देश का मीडिया है, वो अभी एक सर्वे आया कि 80% प्राइम टाइम देश के अंदर केवल और केवल एक व्यक्ति और एक आदमी के प्रोपेगेंडा में हो रहे हैं सालों से। तो अगर ये आपका मीडिया है, तो फिर तो देश का हो गया काम। और चुनाव के दौरान भी गोदी मीडिया जो था, या सुपारी मीडिया जो था, वो बाज नहीं आ रहा है। उसने अपने घोड़े और ज्यादा बांध लिए हैं मोदी जी की मदद के लिए। मोदी जी का नारा उन्होंने बंद कर दिया कि 400 पार। अब बीजेपी वाले नहीं कहते, पिछले 5-7 दिन से आपने देखे हो, जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है,
बीजेपी में कोई नहीं कह रहा 400 पार या 370 पार। और ये जो जितने भी तबला पार्टी है आपकी, जो मीडिया के नाम पे दिल्ली में बैठी है फिल्म सिटी में, वो सारे अब भी 400 पार लगे हुए हैं। उनको इतनी तमीज नहीं है कि 443 सीटों पर तो बीजेपी खुद ही लड़ रही है। उनमें से 85 सीटें ऐसी हैं, आप नाप लीजिए साउथ इंडिया की 85 सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्रा हो, ये सारे का सारा जो एरिया है। और वो कह रहे कि 300, मैं तो कह रहा हूं अगर सिंपल अर्थमेटिक भी देख ले आप, 443 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 85 पे आपका नाम लेवा नहीं है, फिर 370 और 400 पार कैसे हैं? और नारे लगा रहे हैं एंकर्स, शर्म आनी चाहिए। आप अगर सवाल नहीं पूछ सकते तो आप प्रोपेगेंडा तो मत कीजिए कम से कम। आप इस देश में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई मर्यादा, कोई नैतिकता, कोई मीडिया का कोई भी स्वच्छंद जो भी तरीके से आप कर रहे हैं। हमने ये तो सुना था जब अपन छोटे थे कि पढ़ाई करते थे कि देश की आजादी में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज अपनी आंखों से जीवन काल में देख रहे हैं कि इस देश के अर्जित लोकतंत्र का सत्यानाश करने में इस देश के मीडिया का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। ये तो हमने देखा, आजादी वाला तो हमने पढ़ा है केवल, आज तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का मीडिया कहां पहुंच गया है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तसल्ली नहीं है, किसी के खाते सील कर देते हैं, किसी के नेता को सील कर देते हैं, किसी के नेता को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की वो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो भाषा बुशरा जी अमेरिका ने, जो भाषा अमेरिका ने जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र में इन दो घटनाओं के ऊपर इंडिया के लिए बोली है, वो आज तक कभी नहीं बोली गई आजादी के बाद से। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। इस तरह की बातचीत जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो किसके लिए करते थे? वो चाइना के लिए करते थे, वो रशिया के लिए करते थे, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए करते थे। आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे चर्चा कर रही है। मैं इस बात की निंदा करता हूं, फिर भी डंका ये है, लेकिन बिल्कुल, और फिर डंका ये अंदर खाने आप, लेकिन आत्म मंथन इस बात पे कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब एक बात पर हम अपने देश की संप्रभुता पे कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन इस पास पर देश को लेके कौन आया, क्यों उनको टिप्पणी करनी पड़ी जो कभी नहीं हुई, इसके लिए सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है ये देश देख रहा है। तो आपने देश को वहां ला करके खड़ा कर दिया, आप डेमोक्रेसी को आज वहां ले आए हैं पाकिस्तान। और उसमें देखिए पाकिस्तान में जो मुख्य लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुआ तो बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी थी उसने बाइकाट कर दिया। तो आज हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी कहने को डेमोक्रेसी है, किसी की तो आपने खाते सील कर दिए, किसी के नेता अंदर है, किसी का कुछ है। तो कहां चुनाव है? चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा है। वरना चुनाव आयोग जब ये कह सकता है, कल आपने खबर पढ़ी होगी कि टोल टैक्सेस चुनाव के पहले नहीं बढ़ेंगे, तो क्या चुनाव आयोग ये